चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। इससे हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल करना, रिवीजन करना ज़रूरी होता है, जिससे हम लिंक आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। हमने 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 कहाँ से शुरू किया था? क्लॉज हो गया, सेंटेंस हो गया, टेंस हो गया, यहाँ से शुरू किया था। टेंस की जो बेसिक क्लास है वो अपनी कहाँ से शुरू हुई थी? यहाँ से। टेंस के जो टाइप होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। इसके बाद यदि आप बात करें तो मैंने आपको बताया था जो बॉक्सेस होते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? सेगमेंट्स कहते हैं। वेरी गुड। सेगमेंट में अपना पहला सेगमेंट कौन सा होता है? सिंपल। दूसरा कौन सा होता है? तीसरा कौन सा होता है? चौथा कौन सा होता है? क्या हम इसे बिना देखे बोल सकते हैं क्या? ओके, पहला कौन सा होता है भाई? दूसरा कौन सा होता है? तीसरा कौन सा होता है? चौथा कौन सा होता है? ये सभी को क्लियर हो गया है? अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि उनको पढ़ते कैसे हैं, तो ऐसे प्रेजेंट का, सिंपल प्रेजेंट का, है ना, इस तरीके से पढ़ते। पास टोटल कितने सेगमेंट होते हैं और मेनली कितने होते हैं, ये सभी को क्लियर। उसके बाद मैंने आपको बताया कभी भी इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बनाना हो आपको, तो हमेशा किससे शुरू किया जाता है? सबसे लास्ट में कौन आता है और बीच में कौन आता है? वर्ब, जो कि है कौन सी? मेन वर्ब। डन है सब? अच्छा, जो सब्जेक्ट है वो कौन होता है भाई? काम करने वाला। और जो लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है वो क्या होता है? कर्म होता है, जो कि क्रिया कहाँ की जा रही है, किस पर की जा रही है, किससे संबंधित की जा रही है, ये सब आपको बताने वाला जो शब्द है वो कौन है? ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे जो वर्ब होता है, वर्ब यानी क्रिया यानी काम, ऐसा कुछ जो कि सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप भविष्य में मान लीजिए खाली भी बैठे हुए हैं, तो वो खाली बैठना भी आपका क्या है? काम ही है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे इंग्लिश में जो शुरुआत होती है वो सब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट लास्ट पे खत्म होता है, और उसके बाद मेन वर्ब जो होती है वो बीच में आती है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि हमेशा जो वाक्य की शुरुआत है वो किससे शुरू होती है? ऑब्जेक्ट से। क्लियर है ये चीज? अच्छा सॉरी, सब्जेक्ट से होती है और लास्ट में सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये बात भी क्लियर है सभी को? ठीक है। उसके बाद अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने आपको बताया था कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को देखा था। क्लियर? उसके बाद मैंने आपको ये चीजें बताई थी कि हमारे अलग अलग प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये वाकई एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए चीजें आपको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि बिना सब्जेक्ट के भी सेंटेंस कंप्लीट किया जा सकता है। सॉरी, बिना किसके? बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस को क्लियर किया, मतलब बनाया जा सकता है। यानी कि शुरुआत किससे होती है? ऑब्जेक्ट से, और उसके बाद वर्ब आता है, और उसके बाद सब्जेक्ट नहीं, पहले सब्जेक्ट आता है और उसके बाद क्या आता है? और बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस कंप्लीट है। दूसरा, ऑब्जेक्ट आएगा तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहने वाला है, जैसे पहले मेन वर्ब, फिर सब्जेक्ट एंड फिर ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब आ जाता है, नहीं फिर ऑब्जेक्ट आता है। अच्छा, अगर इसके थोड़ा सा और इलाबोरेट करते हैं तो क्या होगा? पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी, वेरी गुड, फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर उसके बाद, ठीक है, अगर दो प्रकार की वर्ब आएंगी, यानी दोनों प्रकार की वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आ गई, तो ऐसी स्थिति में अपनी कौन सी वर्ब पहले आती है? हेल्पिंग वर्ब। वो कौन से नंबर पर आती है? सेकंड। अगर मान लीजिए कहीं सेंटेंस कुछ लिखा हुआ है, जैसे मैं बोलता हूँ कि आई एम गोइंग देयर, एक सेंटेंस है जिसमें मैंने लिखा आई एम गोइंग देयर, तो मैंने कहा आपको कि भाई हेल्पिंग वर्ब देखो, तो आपकी नजर किस नंबर पर जानी चाहिए? सेकंड नंबर पर। अंडरस्टूड? अगर मैं कहता हूं मेन वर्ब आपको देखना है, तो आप किस नंबर पे जाएंगे? थर्ड नंबर पे। अंडरस्टूड? रीजन है क्योंकि आपको पता होना चाहिए, कुछ थोड़ा बहुत कभी आगे पीछे होगा तो तीसरे से चौथा या चौथे से तीसरा या तीसरे से दूसरा हो सकता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द ही। तो आपको बाय डिफॉल्ट तो यही समझना है कि वो तीसरे पे ही आता है। ठीक है, फिर उसके आगे पीछे मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप देख पाएंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक चीज और है जो कि कभी ना कभी बहुत ही ऑप्शनल है, कभी कभी आती है, तो वो है आपका प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इंग्लिश में किस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है? कंजंक्शन। कंजंक्शन दिखने में कैसे? बट, जो है बिकॉज, दैट्स व्हाई, इस तरीके के शब्द होते हैं। अच्छा, ये वाक्यों के कहाँ आते हैं? बीच में। आज कंजंक्शन से रिलेटेड मैं कुछ आपको चीजें बताना चाहता हूँ, उसको ध्यान से सुनना। कंजंक्शन आपके जो होते हैं वो किस तरीके के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सिंगल कंजंक्शन, एक होते हैं आपके पेयर्ड कंजंक्शन। सिंगल यानी जो अकेला है, पेयर यानी कि कैसे हैं? जोड़े में। जोड़ वाले जो होते हैं ना, जो देखो सिंगल होते हैं वो हमेशा कहाँ आते हैं? वाक्यों के बीच में। लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जो वाक्यों के आगे भी आते हैं, वो हम जब कंजंक्शन पढ़ेंगे वो। लेकिन रेडी करना मुझे, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको रेडी करूं। ठीक है, तो हमेशा क्या ध्यान रखोगे कि जो सिंगल कंजंक्शन है वो ज्यादातर कहाँ आते हैं? आपके दो वाक्यों के बीच में। क्या कंजंक्शन का सिर्फ इतना ही काम है कि दो वाक्यों को जोड़े? नहीं, दो नाउन्स को भी जोड़ सकता है, दो मेन वर्ब्स को भी जोड़ सकता है, दो ऑब्जेक्ट्स को भी जोड़ सकता है। डन है? तो यानी कुल मिला के बात यह है कि सभी को जोड़ता है। डन है? ठीक। और जो पेयर्ड होते हैं ना, जोड़ में होते हैं,
जैसे आपने सुना होगा ऑल्दो येट, दो, कॉमा, या फिर नो सूनर देन सुना होगा आपने, है ना? तो हाँ, ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं, नो सूनर और देन ये दोनों जोड़ में है, तो ये दो नो सूनर देन साथ में नहीं आते। नो सूनर एक आगे आएगा और देन जो है वो बीच में आएगा। कैसे? नो सूनर आ जाएगा यहाँ पर और देन आएगा यहाँ। क्लियर है ये चीज? तो ये थोड़ा सा एक आइडिया लग गया अपन को, जनरल सा आइडिया कि हाँ भाई ऐसा ऐसा भी होता है। अब इसके आगे हमें पढ़ना है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। अब लिखिएगा हेडिंग, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस on the basis of, on the basis of number of elements, on the basis of number of elements. टाइप्स ऑफ सेंटेंस, अभी हमने इससे पहले टाइप्स किसके आधार पर पढ़ा है, देखो मैंने क्या लिखवाया था, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, यही लिखवाया था ना मैंने। तो एक तो हमने संरचना के आधार पर प्रकार देख लिए। अब हम ये देखने वाले हैं कि जो अपने वाक्य है ना, वाक्य में अगर मान लीजिए सब्जेक्ट एक से ज्यादा है, ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा है, क्या ऐसा हो सकता है? अगर हो सकता है तो उसको क्या कहेंगे, होता भी है कि नहीं होता है, ये चीजें भी जानना जरूरी है। तो जो मैंने बेसिक सा स्ट्रक्चर बताया था वो क्या था आपका, सबसे शुरुआत में देखो, फर्स्ट, जैसा हम जानते हैं कि हर वाक्य की शुरुआत आपकी किससे शुरू होती है, सब्जेक्ट से, उसके बाद आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा आपका मेन वर्ब। अच्छा, हमेशा इस वाले वाक्य को ही सोचा कीजिए, हमेशा किसको सोचना है, इस वाले को। मैंने कहा भी था कि बाय डिफॉल्ट ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो ये वाले सेंटेंस को आपने सीखना है। हमेशा ध्यान रखेंगे कि कोई भी प्रकार का सेंटेंस हो, कोई भी प्रकार का, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है ना, वो कभी भी दो नहीं हो सकती। किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, हमेशा वाक्य में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, हमेशा एक, एक से ज्यादा नहीं होती कभी भी। जैसे इज आया तो केवल इज ही रहेगा, एम आया तो एम, ऐसा नहीं हो सकता कि इज एंड एम दो आ गए, इज या आर दोनों आ गए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये सब सिखाऊंगा भी, लेकिन इतना तो जान लो कि हेल्पिंग वर्ब आपका एक ही होता है। तो जिसमें हर चीज एक होती है, चाहे वो सब्जेक्ट हो, मेन वर्ब हो और ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब तो हमेशा ही एक होती है। तो जिसमें सब्जेक्ट एक हो, जिसमें मेन वर्ब एक हो, जिसमें ऑब्जेक्ट एक हो, जिसमें हर चीज एक होती है ना, उसे आप कहते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, क्लियर? उसके बाद सब्जेक्ट, मान लीजिए ऐसा हो कि भाई एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो, मान लेते हैं जैसे आप लिखते हैं ना राम एंड श्याम, है ना, आई एंड माई फैमिली, ये हो गए दो सब्जेक्ट, जो आगे आते हैं वो सब्जेक्ट ही हैं। तो इतना ध्यान रखना, मान लीजिए कि एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो गए, तो केवल दो होते हैं क्या? नहीं, तीन भी हो सकते, चार भी हो सकते, पांच भी हो सकते, चाहो जितने हो सकते हैं। प्रैक्टिकली दो से तीन से ज्यादा नहीं चाहते, लेकिन हो कितने भी सकते। तो क्या ऐसा संभव है? जी, पॉसिबल है। मान लीजिए ऐसा ना हुआ, तो
कैसा होगा? दो मेन वर्ब आ जाए, ही इज प्लेइंग एंड वॉचिंग, प्लेइंग एंड वॉचिंग, खेल भी रहा है और देख भी रहा है। समझ रहे हैं? ही इज ड्राइविंग एंड टॉकिंग, ड्राइव भी कर रहा है और बात भी कर रहा है। समझ पा रहे हैं? तो यानी क्या दो वर्ब हो सकती है मेन वर्ब? हाँ हो सकती है। तीन हो सकती है, चार हो सकती है, लेकिन जनरली कितनी होती है? दो या तीन। लेकिन हो सकती है एक से ज्यादा? जी हो सकती है। मान लीजिए ऐसा ना हो, तो क्या ऐसा हो सकता है? दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं? जी हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा, आई सेंड हिम अ गिफ्ट, हिम ऑब्जेक्ट वन, अ गिफ्ट ऑब्जेक्ट टू। समझ में आया? तो ऑब्जेक्ट दो भी ज्यादा, मतलब दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एक एक सब में चीजें होती हैं, उसे आप क्या कहते हो? सिंपल सेंटेंस। और जिस वाक्य में मान लीजिए दो सब्जेक्ट हो या दो से ज्यादा हो, दो मेन वर्ब हो या दो से ज्यादा हो, या दो ऑब्जेक्ट हो या दो से ज्यादा हो, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, इसे हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। ये कहीं कहीं लिखा आता है, इसीलिए बहुत डिटेल में मैं चीजें आपको बता रहा हूं। हो गया? चलो, तीसरा। मान लीजिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि सब्जेक्ट वन हो, सब्जेक्ट टू हो, हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, या फिर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो सकता है सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, मेन वर्ब दो हो जाएं, लिखते चलिएगा प्लीज, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो। ऐसा नहीं हुआ तो क्या ऐसा हो सकता है सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, और ऑब्जेक्ट वन या ऑब्जेक्ट टू हो? क्लियर है? नहीं लिखना? हाँ, इसके आगे बताऊंगा ना मैं आपको, ये कंजंक्शन वाला होगा। ये अपना सिंपल नहीं है, ये कंजंक्शन वाला है। चलो, अब मान लीजिए कि इसके बीच में क्या आ जाए? कंजंक्शन। क्या आ जाए? कंजंक्शन। और कंजंक्शन के बाद सेम ऐसी कोई प्रक्रिया दिख जाए, डिट्टो ऐसी। कैसी भाई? ये वाली। डुप्लीकेट। समझना, ठीक? बहुत आसान बता रहा हूं। पहले तो हमने क्या देखा? हर चीज जिसमें एक एक होती है वो क्या कहलाता है? सिंपल। सिंपल है क्योंकि भाई जिसमें हो सकता है एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो, एक से ज्यादा मेन वर्ब हो, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो, उन्हें आप क्या कहते हैं? कंपाउंड। जिसमें ऐसा हो सकता है दो अलग अलग वाक्य हों और दोनों में ऐसा भी हो सकता है कि इसमें एक हर चीज हो लेकिन इसमें दो हो, तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं ना, इस तरीके के सेंटेंस को आप क्या कहते हैं? इस तरीके के सेंटेंस को आप कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स।
क्लियर है सभी को भाई? तो ये छोटी सी चीज हमने सीखी, इसको याद रखना। ये बहुत ज्यादा, अगर आप सीजीएल या सीपीओ या फिर अगर सीडीएस एनडीए वगैरह के एग्जाम देते हो ना, इनमें बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करोगे ना, उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर ना यकीन हो तो आप किसी भी यूट्यूबर में कोई भी टीचर हो और उनका आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एडिटोरियल वगैरह आप पढ़ो, आपको समझ में आएगा। स्ट्रक्चर वो यही फॉलो करते हैं। ठीक है भाई? ठीक। चलो, अब हम क्या सीखने वाले हैं? अब बढ़िया सी चीज सीखने वाले हैं, जो कि अपन टेंस और सेगमेंट का स्ट्रक्चर। जैसे मैंने कहा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट वगैरह, ये क्या होता है ना? नहीं, अच्छे से मैंने क्या क्या बताया, सिर्फ स्ट्रक्चर्स बताए ना। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक मुझे नाउन वगैरह के बारे में एक्सप्लेनेशन देना है, तो पहले हम नाउन देखेंगे, फिर उसके बाद टेंस सेगमेंट देखेंगे। चलो, हेडिंग डालो। नाउन, ये नहीं बताया ना मैंने नाउन वगैरह। चलो, छोटा छोटा सा देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। तो एग्जैक्टली नाउन क्या होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, संज्ञा। ये तो हो गई इसकी क्या, हिंदी। लेकिन इसे हम अपने हिसाब से थोड़ा समझे ना, तो ये हो गया क्या, नाम। अच्छा, नाम किसका होता है? तो नाम किसी ना किसी ऑब्जेक्ट का होता है। ये ऑब्जेक्ट से मतलब क्या है? तो ऑब्जेक्ट से मतलब यह है कि कोई चीजें ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, विजिबल होती हैं, दिखाई देती हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनविजिबल हैं, जो दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी वो ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि उनका क्या है, अगर नाम जिसका होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, ये ध्यान रखना। अगर किसी चीज का नाम है ना, तो वो भैया ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है? ठीक। उसके बाद ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो। भाई, जो दिखाई देते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं आपके लिविंग बींग, यानी सजीव। तो जितने भी सजीव हैं, हाथी घोड़ा हम आप, ये जितनी भी चीजें, ये सजीव हैं। तो इनके नाम होना क्या है, नाउन। अच्छा, जितनी चीजें जो दिखाई देती हैं बट सजीव नहीं है, उन्हें आप क्या कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग, यानी निर्जीव वस्तुएं। जितनी भी यहाँ निर्जीव वस्तुएं, उन सबके भी नाम है ऑब्वियसली। अगर आप देखेंगे कि भाई फैन है, कैमरा है, बोर्ड है, ये सब क्या है, नाम ही तो है। आप मुझे एक चीज बताओ, आप उस वस्तु को क्या कहते हैं जिसमें शिक्षक लिख कर बताता है? तो बोर्ड किसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, टेबल, है ना, पोडियम कहते हैं इसे। इसका नाम हुआ ना? तो नाम होना ही क्या है भाई, एग्जैक्टली तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। अंडरस्टूड? बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता भाई, जैसे खाने पीने की चीजें होती है कुछ ऐसी जो अतरंगी सी देख ली, हमने पूछा भाई ये कौन सा फल है, तो उस फल का नाम आप जानते हैं ना, तो ऑब्वियसली तो वो नाम क्या हो गया, नाउन हो गया। अंडरस्टूड? अच्छा, इनविजिबल चीजों में कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे कि आपकी गैसेस वगैरह हैं। अच्छा, मुझे बताओ, गैसेस यहाँ एग्जिस्ट करती हैं? ऑक्सीजन दिख रही है क्या आप लोगों को? लेकिन एग्जिस्ट है। अगर मैं कहता हूं हम लोग कौन सी गैस लेते हैं, इनहेल कौन सी करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं ना। लेकिन सोचने वाली बात है, आपने क्यों बताया नाम? क्योंकि पता है कि उस गैस का नाम ही ऑक्सीजन। लेकिन आपको पता है वातावरण में और भी जो सबसे अधिक गैस पाई जाती है वो कौन सी है? कौन सी है? नाइट्रोजन। जो कि कितने प्रतिशत है, समझ में आई? तो हमारी लंग्स क्या करती है इसको, दोनों साथ में जाती है। हमारे नाक के अंदर फिल्टर थोड़ी लगा है कि भाई नाइट्रोजन को अवॉइड करती है और ऑक्सीजन को ही एब्जॉर्ब करती है, ऐसा कुछ लगा है क्या? फिर सोचो क्यों होता है ऐसा, कभी आपने सोचा? सोचना। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि जितनी भी फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, भावनाओं के नाम, जैसे कि प्रेम, नफरत, गुस्सा, ये सब क्या है, नाम है। तो नाम होना ही क्या होता है, नाउन। उसके बाद यदि मैं बात करूं क्वालिटी या फिर फॉल्ट, फॉल्ट यानी गुण अवगुण। जितने भी गुण हो अवगुण हो, जैसे कि मासूमियत, ईमानदारी, ये सब क्या है, गुण अवगुण की बात करें तो ये भी नाम है ना। तो ये ऐसे हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी किसी ना किसी चीज के नाम है। जीवन में एक चीज ध्यान रखना, किसी भी चीज का नाम होता है तो वो पक्का कोई ना कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है। और अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका नाम होगा। ये दोनों ही एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, इसीलिए ध्यान रखना, नाम होना ही क्या होता है, नाउन। इस दुनिया में, इस धरा पर, इस ब्रह्मांड में
जितनी चीजें वो सब क्या है, नाउन है। कितनी भी चीजें, इवन हमारा जो सिंगल सेल भी है, सेल के अंदर कितनी सारी चीजें, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, कितनी सारी चीजें, वो सब क्या है, नाम है ना। तो क्या हो गए, नाउन हो गए। समझ में आया। अगर आप देखेंगे रिश्तों के नाम, देखो रिश्तों में नाम, जैसे कि आप मान लीजिए आप छात्र हैं तो घर पे ये थोड़ी बोलकर बुलाया जाता है, आपके पिताजी आपको बोलते छात्र इधर आओ, आपका एक अपना नाम होगा। तो किसी भी चीज का नाम होना क्या कहलाता है, नाउन। तो आज के बाद इतना ध्यान रखना, कोई भी चीज हो, बस अगर वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो पक्का उसका नाम होगा, और किसी चीज का नाम है तो पक्का वो ऑब्जेक्ट होगा, तो पक्का वो क्या है, ठीक। अब नाउन को रिप्लेस करने वाला एक शब्द होता है जिसे आप कहते हैं प्रोनाउन। तो हेडिंग डालेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन जिसका हिंदी में मतलब क्या होता है, सर्वनाम। जिसका हिंदी में नाम क्या है, सर्वनाम। अगर आप इसकी संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद हिंदी में कहते हैं, स्प्लिट फॉर्म कहते हैं, जैसे कि आप देखेंगे प्रो प्लस नाउन, प्रो प्लस नाउन इज इक्वल टू प्रोनाउन। अब इसे समझना, ठीक। देखो, अगर आप लोग मेरी क्लास में बैठे हो, मैं एक बात बहुत प्यारी तरीके से बताऊं, आप लोग यहाँ बैठे हो तो आप ना 1 घंटे सिर्फ और सिर्फ सीखने पे ध्यान, सिर्फ सीखने पे। बात रही लिखने की, हमारे पास कैमरा है, फोन है, भाई हम या तो स्कैन कर लेंगे या फिर हम क्या करेंगे, फोटो खींचेंगे। अगर क्यूआर कोड नहीं आए तो हम फोटो भी खींच सकते हैं। सबसे बेहतर या सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है सीखना। बच्चों का सबसे ज्यादा ध्यान जो होता है ना वो लिखने में होता है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग ना लिख पाए इट डजेंट मैटर, आप लोगों को मैं लास्ट में फोटो खिंचवा दूँ, ठीक है। फोटो खींच लो, घर पे जाके आप लिखो। सबके पास बेहतर बेहतर फोन है, उसका भी तो इस्तेमाल करो, आप भी स्मार्ट बनो, है ना? ठीक। तो सीखने पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि जो ये चीजें मैं बता रहा हूँ ना, ये सीखने की है, लिखने की नहीं है। लिख तो लोगे लेकिन पढ़ नहीं पाओगे। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, मैंने पढ़ाया जरूर, तो क्या आप इस चीज को क्या सीखा आपने इससे, कुछ नहीं। हर चीज नाउन है, बस यही सीखना था। लिखना इतना बड़ा इसीलिए था, चाहे जो दिखे नहीं दिखे, दिखे हर चीज जिसका नाम वो क्या, बस इतना ही सीखना है इसमें। लेकिन आपका क्या है, फोकस होता है, आप लोगों का फोकस होता है कि भाई लिख लें, कॉपी भरा जाए उसमें, नहीं नहीं, नंबर लाने दो सम। अच्छा मुझे बताओ, जॉब लेने के बाद आप ये पढ़ोगे, मुझे लगता है 1 डेढ़ साल के अंदर फ्लैश आउट हो जाएगा आपके दिमाग से कि भाई कौन नाउन क्या नाउन, यार पास हो गए, काम खत्म, है ना। लेकिन ये इसलिए सिखा रहा हूँ चीजें, हम हमको यहाँ पर फोकस केवल इसका था, लेकिन बताने का जरिया ये था। तो ये हम बाद में लिख लेंगे, लेकिन सीखना हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। सीखो। अब ये प्रो प्लस नाउन है ना, लिंक बनाओगे तो आराम से सीख जाओगे। प्रो का मतलब क्या होता है, समझाता हूँ। जैसे आपने देखा होगा आईफोन आते तो आईफोन की बहुत सारी सीरीज आती है, जैसे आईफोन 16, आईफोन 16 प्लस, आईफोन 16 प्रो, फिर प्रो मैक्स। तो जैसे ही प्रो आया वैसे ही आप देखेंगे प्रो एंड तक नहीं छोड़ता, है ना। प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है एडवांस। तो जैसे ही लगा ना प्रो, तो प्रो का मतलब क्या हो जाता है, एडवांस हो जाता है। एडवांस किसका है ये, एडवांस है ये नाउन। बहुत समय पहले, बहुत जमाने पहले जब ये इंग्लिश भाषा आई थी, उस वक्त क्या हुआ कि कोई किसी व्यक्ति के बारे में या कोई किसी की चीज के बारे में बताता था। तो चीजों के बारे में बताना, चीज यानी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी उसका नाम है, मतलब नाउन है। जैसे मान लीजिए कोई भी यहाँ पर कोई व्यक्ति अपना नाम बताए, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कुछ नाम, देवेंद्र। अब जो देवेंद्र है, जैसे मैं कहता हूँ देवेंद्र के बारे में कि मान लीजिए देवेंद्र ऐसा लड़का है, देवेंद्र ये है, देवेंद्र यहाँ जाता है, देवेंद्र ये करता है। अब आप बताइए कि मैं देवेंद्र को कम से कम अगर देवेंद्र के बारे में कहूंगा तो कईयों बार देवेंद्र नाम का मैं, अब सोचने वाली बात है कि मैंने कई बार देवेंद्र को बुलाया, तो इससे आपको क्या लगा कि देवेंद्र देवेंद्र देवेंद्र, काफी ज्यादा डिस्गस्टनेस फील होती है। ऐसी स्थिति को छोड़ते हुए बहुत बड़े जो संत महात्मा थे, जो ज्ञाता थे अंग्रेजी के, वो उन्होंने क्या कहा कि यार ये बात तो सही है कि किसी का हम परिचय देते हैं तो परिचय एक बार सही है, लेकिन उसके नाम को बार बार अगर दोहराया जाए तो बड़ा भद्दापन लगने लगता है। ऐसी स्थिति को अवॉइड करने के लिए, ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए उन्होंने एक शब्द बनाया। उन्होंने क्या कहा,
मान लीजिए कि मगर मुझे देवेंद्र के बारे में, या मान लीजिए मुझे महाकुंभ के बारे में अगर कुछ लिखना हो, कुछ अगर समाचार पत्र में लिखना हो, तो मुझे लिखना पड़ेगा कुंभ ऐसा, महाकुंभ ये, महाकुंभ वो, महाकुंभ में संतों का आना होता है, महाकुंभ सनातन धर्म का है, महाकुंभ, मुझे कईयों बार महाकुंभ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति को अवॉइड करने के लिए उन्होंने कहा एक काम करते हैं, इसका एडवांस वर्जन लाते हैं। एडवांस वर्जन क्या, तो उन्होंने एक वर्ड निकाला, प्रो लगा दो इसके पीछे, तो क्या नाउन का एडवांस वर्जन कौन हो गया, प्रोनाउन। तो उन्होंने कहा, उनमें से एक संत बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव हुआ, ये कैसे होगा। तो उन्होंने कहा दोस्त देखो, कि आप ये कहते हैं कि प्रोनाउन का इस्तेमाल यदि हम करें, जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूं वो ऐसा है, वो वैसा है, वो फलाना है, वो ढिमका है, आपको पता चल रहा है ये किसके बारे में बात कर रहा हूं, नहीं। तो एक संत ने उनमें से उठकर ये कहा कि सुनो, एक काम करते हैं, नियम ये बनाते हैं कि नाउन को रिप्लेस करने वाला तो प्रोनाउन ही होगा, आपकी भी बात रह गई। लेकिन उन्होंने कहा कि जब आप इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, तो नियम ये कहता है जिस व्यक्ति या जिस चीज के बारे में आप आर्टिकल या समाचार में कोई भी लाइन लिख रहे हैं, या जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, उसका पहले लाइन में इंट्रोडक्शन दे दें। जैसे मुझे देवेंद्र के बारे में कहना है, तो मैंने कह दिया देवेंद्र एक लड़का है, वो बहुत अच्छा है, बहुत हार्ड वर्किंग है ना, या बहुत ज्यादा मेहनत करता है। वो अब मैं वो शब्द से भी बोलूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन यदि मैं कहता हूं कि वो लड़का बहुत मेहनती है, वो लड़का पार्ट टाइम जॉब भी करता है, घर में हाथ भी बटाता है, वो करके यदि मैं बात कर रहा हूं, तो सोचिए कि वो कौन। तो नियम क्या बना, कि अगर आपको किसी के बारे में भी कहना है, तो पहले तो उसका नाम आप यूज कीजिए, लेकिन दूसरी लाइन से उससे संबंधित आप क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रोनाउन। क्लियर है। और ये प्रो क्यों है, क्योंकि प्रो इसीलिए है क्योंकि ये बिना नाम लिए उस व्यक्ति को संकेत करता है, इसीलिए ये प्रो है, इसीलिए इसे क्या कहा गया, प्रोनाउन। अंडरस्टूड, कहानी समझ में आई। ठीक। दूसरी चीज, प्रोनाउन आने से क्या हुआ, समझना। पहला काम, प्रोनाउन बनाया क्यों गया, सबसे पहला काम। तो प्रोनाउन सबसे मुख्य काम जो करता है, वो क्या करता है, रिप्लेस करता है। किसको रिप्लेस करता है भाई, नाउन। एक प्रश्न है, क्या नाउन केवल प्रोनाउन से रिप्लेस होता है, हाँ, इसके अलावा किसी और से ना। सीधा सा प्रश्न है, प्रोनाउन केवल किसको रिप्लेस करता है, नाउन को, और नाउन केवल किससे रिप्लेस होता है, प्रोनाउन से। क्या नाउन किसी और से रिप्लेस होगा, कभी नहीं। क्या प्रोनाउन किसी और को रिप्लेस करेगा, कभी नहीं। ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते, प्रोनाउन को रिप्लेस कर दे नाउन, ऐसा नहीं हो सकता। केवल नाउन को रिप्लेस करने वाला कौन है, प्रोनाउन, लेकिन नाउन रिप्लेस नहीं करता प्रोनाउन। डन है। जैसे आपने मान लीजिए ऐसा कह दिया कि देवेंद्र का बहुत अच्छा लड़का है, और वो एक वो पार्ट टाइम जॉब करता है, और फिर बाकी भी मैंने आगे वो लिखा, लेकिन उसके आगे मैंने वो के बीच में वो हटाया और देवेंद्र फिर लगा दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो प्रोनाउन को नाउन रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन नाउन को कौन रिप्लेस करेगा, प्रोनाउन। पहला काम क्या है, क्यों लाया गया इसको, आप यहां क्यों आए हैं, आपका मेन उद्देश्य यह है। प्रोनाउन, अच्छा कार क्यों बनाई गई, पहले भी मोटरसाइकिल से जा सकते थे। अच्छा मोटरसाइकिल क्यों बनाई गई, साइकिल से भी तो जाया जा सकता था। साइकिल क्यों बनाई गई, सोचो, हर एक चीज का कहीं ना कहीं रीजन है। तो रीजन क्या है, रीजन ये है कि पहले क्या करते थे, बैलगाड़ी से चलते थे, तो बैलों को ले जाओ और बहुत सारी चीजें होती थी, और अकेला व्यक्ति जाना हो तो दो बैलों को टांगो, और स्पीड काफी स्लो। यानी कहीं ना कहीं पर्पस क्या था साइकिल आने का, स्पीड। साइकिल आई तो अपने एनर्जी के हिसाब से आप स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक कमी आ गई कि थकता था इंसान। दिमाग लगाया कि भाई क्या लाया जाए, ईंधन से चलाई गई गाड़ी, तो भाई स्पीड, अब बिना थके इंसान और ज्यादा गति से बहुत दूरी तक सफर तय कर सकता है। यहां नहीं रुक पाए, तो फिर आगे उन्होंने देखा यार यहां तो कितने लोग सफर कर पाते हैं, केवल दो, भारत की मान लेते हैं चार। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि आगे हमें चार मिले, बात कर रहे हैं हम, जैसे कि मान लीजिए हमारे भारत में अगर ये इनोवेशन हुए होते, तो हम क्या बात करते, भाई चार नहीं, अब तो यहाँ तो चार की बात नहीं, अब आठ बैठाना क्या करें। तो हमारे भारत में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने मान लीजिए कि बाइक के अलावा फिर हमने कार क्यों इनोवेट की, क्यों की, कि वो इसीलिए की क्योंकि हम क्या है, सुविधाजनक हर मौसम में जा सकें, लंबी दूरी और अच्छे से तय कर सकें। समझ पा रहे हैं, हर एक चीज का पर्पस है। तो प्रोनाउन का पर्पस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जहां नाउन है उसे किक आउट किया और वो खुद आ गया, तो उसका मेन पर्पस क्या है, जहां जहां नाउन जाएगा वहां वहां प्रोनाउन जाएगा।
क्लियर है? मेन उद्देश्य क्या है इसका? रिप्लेस करना। दूसरा उद्देश्य क्या था भाई इसका? मुझे बताइए कि वाक्य की शुरुआत किससे होती है? नाउन से। कितनी लाइन तक आप नाउन लिख सकते हो? एक ही तक। दूसरी लाइन में क्या करेंगे? प्रोनाउन। पहली बार मुझे देवेंद्र 10 बार लिखना पड़ा, अब कितनी बार लिखना पड़ेगा? केवल एक बार। तो पहले 10 था, अब कितना हो गया? एक। तो 10 से एक की कमी कितनी आ गई? 9। तो रिड्यूस करता है ना ये? तो ये किसको रिड्यूस करता है? रिपीटेशन को। तो रिड्यूस रिपीटेशन किसकी? नाउन की। क्लियर है ये चीज? ठीक। तीसरी बात ध्यान रखना, कभी भी अगर आपको प्रोनाउन को पढ़ना हो या प्रोनाउन को जानना हो, तो प्रोनाउन को जानने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? केस पढ़ने पड़ते हैं। क्लियर है? आपने ये सुना है आई वी ही यू ही शी इट दे, मी अस यू हिम हर इट गो, हिम और देम, ये चीजें पढ़ी है? माई माइंड आर आर्स योर योर्स हिज हर इट्स, सुना है? सिर्फ सुना है, मैं इतना कह रहा हूं। वो होते हैं केस। वो कौन होते हैं? केस होते हैं। डन है? वही केस अगर आपको प्रोनाउन पढ़ना है ना, आपने नोटिस किया होगा जैसे मैं बोलता हूं आई सेंट अ गिफ्ट टू हिम, तो हिम क्यों बोल रहा हूं, वहां ही क्यों नहीं बोल रहा हूं? तो जो अपन केस पढ़ते हैं ना, वो जगह के लिए पढ़ते हैं। अभी मैं केस बता रहा हूँ, टेबल सब लोग बनाएंगे उसकी। हाँ, अभी आगे हम बताएंगे सब। अभी अगर आप थोड़ा सा पहले जानते हैं तो मैं बता देता हूँ कि सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं। अगर पहले से जानते हैं तो शायद बात समझ गए होंगे। चलो तो फटाफट अपन क्या करेंगे, अब टेबल बनाएंगे ना। तो मैं तो बहुत जल्दी बना लूंगा, पहले आप सीख लो कैसी बननी चाहिए। तो आपने क्या करना है, ऐसी करके एक टेबल पहले अच्छी सी छोटी सी बनाना, ज्यादा बड़ी नहीं। और उसके बाद ऐसी टेबल बनानी। ठीक। कितनी बनानी है? 3 बनेगी, वैसे 4 बनेगी लेकिन 3 बनाते हैं।
फटाफट टेबल बना लो ऐसे। 3 केस होते हैं टोटल, है ना? सीखना लिखने की होड़ में मत चलना है, ठीक है? और किस किस को याद है लिखने के बाद बताना, जिसको याद नहीं है उसको मैं अभी 2 सेकंड में, मतलब 2 मिनट 5 मिनट में आपको यहाँ याद भी करवा दूंगा। अगर आपको लगता है कि आपको याद नहीं है, फिर वो मेरी जिम्मेदारी, वो मैं याद भी करवाऊंगा, ठीक है? पहले लिख लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अगर आपको इतना ही जल्दी लिखने का रहेगा तो आप एक काम करना, आपकी कॉपी मुझे दे देना, मैं लिख के ला दूंगा। लेकिन प्लीज सीखो, मेरा यही उद्देश्य है, आप सीखो। ये सीखने वाली बात नहीं है, पढ़े हुए हैं आप लोग, ठीक है? लेकिन अब एग्जैक्टली क्या होता है, टेबल के हिसाब से नहीं पढ़ा हम लोगों ने, है ना? कि हमें आई कहाँ आएगा, वी ऐसे, तो ये चीजों को हमको देखने का तरीका भी सीखना है ना? चलो, तो अभी नहीं लिखना, हाँ? देखो, 3 केस होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सब्जेक्टिव, इसी का नाम क्या है? नॉमिनेटिव। डन। फर्स्ट केस। सेकंड कौन सा होता है? ऑब्जेक्टिव। तीसरा क्या होता है? पजेसिव। बहुत सरल है। अब उसके आगे देखो, मैं यहाँ पर बनाते चल रहा हूं, आप लोग सिर्फ देखना, लिखना नहीं। देखो, नॉमिनेटिव केस में ये आता है आई, वी, उसके बाद आता है अपना यू, सेकंड नंबर पे भी यू, और उसके बाद ही, शी। एक चीज मैं बताना भूल गया, वैसे सब जानते होंगे लेकिन छोटी सी चीज है, मैं बोल देता हूँ। ये सिंगुलर और प्लूरल है, ये इंपॉर्टेंट है। सिंगुलर इंग्लिश में कोई भी चीज यदि एक होती है ना, केवल एक है, वो सिंगुलर मानी जाती है। और जैसे ही वो दो हो जाए, प्लूरल हो गई। तीन हो गई, प्लूरल हो गई। हजारों लाखों करोड़ों हो गई, वो प्लूरल हो गई। लेकिन सिंगुलर होगी तो वो क्या होगी? एक। दो हो गई तो वो क्या हो गई? प्लूरल। डन है इतना? यहां आता है पर्सन। आपने संस्कृत में पढ़ा होगा ना, जैसे कि आपने वाले पढ़े होंगे, टेबल का नाम याद नहीं आ रहा है, मैं बता देता हूँ। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, है ना? अ, हाँ, विभक्ति अलग थी, वो अलग था, विभक्ति नहीं थी। अ, वह भूतकाल, ये सब चलता था उसमें, है ना? भविष्यंति, तीता हंति, सीता तामी आवा आमा समथिंग में था, तो प्रथम पुरुष। मेरी क्या है, ट्वेल्थ तक संस्कृत रही है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा बहुत याद है। अब ट्वेल्थ को किए हुए भी 12 साल हो गए, तो फिर नहीं, वो समास अलग है, समास अलग है। चलो याद आ जाएगा तो मैं बताऊंगा, खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हम देखते थे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये वही है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये क्या होता है? ये कोई भी चीज हो सकती है। देखिए, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बोलता है। और जो सुन रहा है वो कौन है? सेकंड पर्सन। जिसके बारे में बात की जा रही वो कौन है? थर्ड पर्सन। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन, आप लोग सुन रहे हैं, सेकंड पर्सन। जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हम केसेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हमारा कौन हो गया? कुछ भी हो सकता है, भले वो हो, नहीं हो, इमेजनरी हो, लेकिन वो है, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो थर्ड पर्सन। क्लियर है? देखो, ये तो आपने पढ़ा होगा, आई, वी। आई एक होता है, वी बहुत सारे होते हैं। यू दोनों एक सा होता है। ही, शी, इट, ये लड़के के लिए, लड़की के लिए, और ये निर्जीव के लिए। और यहाँ आता है अपना, ठीक, आई का जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो उसका बनता है आपका मी। वी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो इसका बनता है अस। और यू का ऑब्जेक्ट सेम रहता है, ये चेंज नहीं होता। उसके बाद ही का ऑब्जेक्ट क्या बनता है भाई? हिम। शी का ऑब्जेक्ट क्या बनता है? हर। और इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहता है। दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? them। देखो ना, दे थर्ड पर्सन है, प्लूरल है। देम थर्ड पर्सन है, प्लूरल है। इसको कैसे देखते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पॉजिटिव क्या होता है? पोजीशन। आपने सुना होगा, बिल्डर्स वगैरह आपको अखबार में ऐसा देते हैं, रेडी टू पोजीशन, रेडी टू पोजीशन फ्लैट्स हैं।
मतलब एडवर्टाइज ऐसे आते हैं कि आप आए यहाँ बुक कर लें, अमाउंट दे जाएं और आप रहने के लिए वो तैयार है। पोजीशन का, अच्छा पॉजिटिव नेचर सुना है आप लोगों ने? पॉजिटिव नेचर सुना है? नहीं, कोई बात नहीं। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि बड़े हक जमाने टाइप के लोग होते हैं कि भाई ये मेरा ही है, मतलब मेरी मैं इस्तेमाल करूं और कोई ना करे। पॉजिटिव टाइप, मेरी चीज को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसे पॉजिटिव कहते हैं। या किसी चीज को लेकर वो काफी ज्यादा हावी रहता है, उसका मालिकाना हक समझता है, उसे वो पॉजिटिव कहते हैं। तो पॉजिटिव वर्ड का संबंध पोजीशन से है, और पोजीशन वर्ड का संबंध है अधिकार से। जब आप बोलते हैं, जैसे आपकी कोई पूछे कि किसकी बॉटल, भाई मैं कहूंगा मेरी बॉटल है, तो ये मेरा जो संबंध बता रहा है, किसी चीज से किसी चीज का संबंध बताने वाले शब्द जो होते हैं या केस जो होते हैं वो कौन से होते हैं? पॉजिटिव। क्लियर है? अब जैसे बोलते हैं ना मेरा, तो मेरा के लिए इंग्लिश में आप लिखते हैं माय, लेकिन एक और वर्ड होता है माइन। इन दोनों का मैं डिफरेंस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बहुत प्यारे तरीके से। उसके बाद अगर मैं कहता हूं कि ये क्लास किसकी है, तो आप लोग बोलते हैं हम लोगों की है, हमारी है। जो बहुत सारे लोग बोलते हैं तो आप इसके लिए बोलते हैं आर, और एक होता है अपना आर्स। भाई तुम्हारा घर बहुत शानदार बना है, तुम्हारा क्या हो जाता है? योर। एक और होता है जो कि होता है योर्स। और इसी तरह यहां पर भी है, वो होता है योर और होता है योर्स। उसके बाद अगर आप बात करें तो लड़के के अगर अधिकार है तो हिज, लड़की के लिए हर, या आता है हर्स। नॉन लिविंग थिंग का अगर संबंध या अधिकार बता रहे हैं तो इट्स, और एक आता है आपका देयर, और एक आता है आपका देयर्स। क्लियर? देखो, ठीक है, लिखना नहीं, सिर्फ देखना है, बिना देखे लिखोगे मेरी गारंटी है। अब कितने बच्चे हैं जिनको याद नहीं है, बस उतना हाथ उठाएंगे, बाकी और कुछ। सिर्फ याद नहीं है इतना बता देना, बाकी अभी मैं याद करवाता हूँ। और ना याद हो तो बोलना, मैं अभी चला जाऊंगा, जाने ही वाला। चले, अच्छा किस किस को याद नहीं, एक बार और हाथ उठाओ तो मैं उनको देखूंगा, क्योंकि नहीं नहीं सब, अब ये फर्जी हो रहा है, ऐसा काम ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री योजना आई है तो उसमें अपन भी डाल दो। चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं। समझना, हाँ? पहले इस टेबल को याद करेंगे, क्योंकि याद करना जरूरी है, और ये आपको लग रहा होगा कि क्यों, तो पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, नरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आती हैं भाई, इसीलिए मुझे याद कराना जरूरी है। सीखना, पेन कॉपी किताब सब रख दो, क्योंकि आई थिंक लास्ट ही होने वाला है। शुरू करें? चल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आ यहां पर देखो, आप लोग इस टेबल को देखना, इसको नहीं देखना, इसको देखना। ठीक है? टेबल बनी, उधर देखो, मुझे नहीं, इधर देखो। टेबल पे टेबल बनी, टेबल बन रही है, तो सबसे फर्स्ट कॉलम में पर्सन लिखा हुआ है, पर्सन के नीचे जाएंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड दिख रहा है। इधर ही देखना, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं देखना। जब मैं कहूं कि इधर देखना, फिर उधर मत देखना, फिर तुम उधर देखोगे। कमांड क्या, आप लोगों की कोडिंग अलग है क्या? ध्यान से सुनना। पर्सन, एक टेबल बनी, पर्सन, उसके नीचे फर्स्ट सेकंड और थर्ड, डन। उसके पर्सन के जस्ट बगल में सिंगुलर, और उसके जस्ट बगल में प्लूरल, डन है। सिंगुलर के नीचे अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है आई, डन। आई के जस्ट बगल में लिखा हुआ है वी, वी के नीचे उतरोगे तो यू, वी के नीचे उतरोगे तो यू, यू के बगल में जाओगे तो यू, और यू के बगल नीचे आओगे तो ही, शी, इट, और इसके जस्ट बगल में आओगे तो दे। डन है जी? हो गई है याद आपको, पता है? हो गई आपको याद? एक बार अच्छे से देखो, सिर्फ उतना ही देखना। अभी मुझे पता है, मैं इसको दिखाने की बात कर रहा हूँ, कुछ इसको देख रहे होंगे, कोडिंग में दिक्कत है, देखी वो। चलो, अब मैं ये हटा रहा हूँ, और डैम श्योर आपको याद हो चुकी है। देखो, अब ध्यान से यहाँ देखना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये आपकी तरफ से बता रहा हूँ, ये मेरी तरफ से नहीं होगा, जैसे आप देख रहे हैं ना वैसा ही होगा, ठीक है? ध्यान से देखना बस। आपने एक टेबल बनाई, दिख रही है, ध्यान से, है ना? मन मत भटकाना। टेबल बनी, टेबल बनने के बाद ये लाइन जो कि पतली सी, फिर एक मोटी सी, और ये तीन भाग। यहां आया आपका पर्सन, कौन सा? बोलना सबको। जैसे ही पर्सन के जस्ट बगल में गए तो सिंगुलर, और उसके बगल में सिंगुलर के जस्ट नीचे, आई के जस्ट बगल में, वी के जस्ट नीचे, उसके जस्ट बगल में, यू के नीचे वो तीन,
और इसके बगल में हुआ याद, हो गया। अब इसे थोड़ा 2-4 बार रिकॉल करेंगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर आई से ही शुरू करेंगे। आई, आई के बगल में, उसके नीचे, उसके बगल में, उसके नीचे, और इसके ऊपर, दे के ऊपर, यू के ऊपर, वी के बगल में, आई के नीचे, यू के नीचे, और ही शी इट के ऊपर, उसके ऊपर, आई के बगल में, उसके नीचे, उसके नीचे, इसके बगल में, और उसके ऊपर, उसके ऊपर। हुआ यार, बस इतना ही तो था। घर पे भी ऐसे ही करना, और ये दो दो टेबल जो है वो आप याद करके आना। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आप याद करके आएंगे। और जितने भी 18 या 17 स्लाइड की हुई है, तो मतलब हो सकते हैं 12 स्लाइड हुई हो। इन 12 स्लाइड को आप घर पे जाके पढ़ना, अच्छे से करके आना। मैं इसका एक क्यूआर कोड होता है जनरेट, वो मैं कर देता हूँ। अब यहाँ कहाँ से जनरेट होता है वो हमको पता नहीं है भाई। खैर सेव हो जाएगी। कहाँ से होता है? नहीं, क्यूआर कोड किसी को पता है? नहीं, कहाँ से? नहीं नहीं, एक सेकंड। क्यूआर कोड होता है यार, वो सबसे ज्यादा स्मार्ट वे है। मतलब ये जो आप फोटो खींच रहे हो, 2 मिनट तो रुक जाओ। ये होगा शायद जनरेट लेसन पीडीएफ। कहाँ? हाँ यही, पहले ही बता देते यार। अच्छा, ये फिर कॉपी वॉपी करना। चलिए फिर आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। जय हिंद, जय भारत, सभी को राम राम। शुक्रिया, धन्यवाद।